गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी को इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए आया हूं। इकोनॉमिक्स में मैंने आप सभी को इकोनॉमिक्स का प्रथम अध्याय को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिया था। लघु प्रश्न के साथ साथ दीर्घ और वस्तुनिष्ठ को भी काफ़ी अच्छे तरीके से करा दिया था। इसलिए प्यारे बच्चों, आज हम अर्थशास्त्र का दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि प्यारे बच्चों आपने अभी तक अपना कॉपी पेन नहीं निकाला है तो कॉपी पेन निकाल करके दूसरे अध्याय का शीर्षक अपने कॉपी में लिखिएगा। ठीक है, सर्वप्रथम हम लोग शीर्षक को काफ़ी अच्छे तरीके से समझेंगे, फिर उसके बाद अध्याय को पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो आपका अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र का दूसरे अध्याय का शीर्षक है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। ठीक है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, यह आपका शीर्षक है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह जो दूसरा अध्याय है यह SPPD पब्लिकेशन बुक के अनुसार है, NCERT के अकॉर्डिंग नहीं है, बल्कि SPPD पब्लिकेशन बुक के अनुसार है। मैं आपको 12th का इकोनॉमिक्स SPPD बुक पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो सर्वप्रथम शीर्षक अपने कॉपी में सभी बच्चे लिखिएगा। चलिए, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। ठीक है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, यह आपका हो गया शीर्षक। ठीक है, दूसरे अध्याय का शीर्षक हो गया। ये भी मैं आपको लिख देता हूं। यह जो शीर्षक है, जो अध्याय, दूसरा अध्याय किस बुक के अकॉर्डिंग? SPPD पब्लिकेशन। ठीक है, SPPD पब्लिकेशन बुक के अकॉर्डिंग यह आपका दूसरा अध्याय है। ठीक है, सर्वप्रथम हम लोग शीर्षक को समझेंगे। अर्थव्यवस्था, अर्थात इस अध्याय में हमें अर्थव्यवस्था को देखना है। ठीक है ना, पूरे दुनिया में ये जो अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग जानेंगे। ये भी आज हम जानेंगे कि किन किन देशों में कौन सा अर्थव्यवस्था है। ठीक है, और भारत में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था है, हम ये भी जानेंगे। जानने के बाद हमें यह देखना है कि आखिर अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या है। ठीक है, केंद्रीय समस्याएं क्या है, इनको हमें देखना है। सर्वप्रथम हम अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। यदि मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए भारत का अर्थव्यवस्था कैसा है, आप कहिएगा मिश्रित है। तो मैं मिश्रित कह के डायरेक्टली इस अध्याय को प्रारंभ ना करूंगा, मैं जड़ से आपको बताऊंगा, ताकि आपका जो डाउट है वह बारीकी से क्लियर हो सके। ठीक है, सर्वप्रथम प्यारे बच्चों देखिएगा कि जो हमारा समाज है, ठीक है, हमारा समाज है, या यूं कहें तो हमारा प्यारा देश भारत। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं अपने प्यारे देश भारत का। हमारा जो प्यारा देश भारत जो है, तो हमारे प्यारे देश भारत में जो भी आर्थिक क्रिया होती है, ठीक है, जो भी आर्थिक क्रिया होती है, वह क्रिया कहीं ना कहीं एक ढांचा पे खड़ा होता है। किस पे खड़ा होता है? एक ढांचा पे खड़ा होता है। ठीक है, वो एक ढांचा किसी संस्था का होता है। ठीक है, ऐसे ढांचे को हम लोग बोलते हैं आर्थिक प्रणाली। क्या बोलते हैं? आर्थिक प्रणाली। तो यहां पर से आपका पॉइंट आ जाता है कि सर आर्थिक प्रणाली क्या होता है। ठीक है, तो मैं पहला पॉइंट यहां पर दूंगा, आर्थिक प्रणाली। अभी अपने कॉपी में पॉइंट दीजिएगा, आर्थिक प्रणाली।
प्रणाली या प्रणालियाँ, ठीक है, आर्थिक प्रणाली भी बोल सकते हैं, आर्थिक प्रणाली है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आर्थिक प्रणाली को समझाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखे हैं तो आप अवश्य रूप से हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। पूरे साल का मात्र आपको 1500 रुपये लग रहे हैं सभी विषय के, ठीक है, जिसमें सभी विषय चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर वाइज नोट्स दिए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। क्वेश्चन आंसर में MVVI VVI को चिन्हित किया जाएगा। आपके सिलेबस को अक्टूबर के अंत में समाप्त करने के बाद गैस क्वेश्चन देकर के रिवीजन भी करवाए जाएंगे, अर्थात अभी से लेकर के एग्ज़ाम होने तक का मात्र 1500 फी है। यदि आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। बस इस नंबर पे कॉल करना है और कॉल करके हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अब हम आते हैं आर्थिक प्रणाली। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि समाज में क्या होता है, समाज में जो भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं वह क्रियाएं एक ढांचे पर खड़ा होता है, जिसे हम आर्थिक प्रणाली कहते हैं। यानी आर्थिक प्रणाली के ढांचे पे क्या होता है कि सारा का सारा आर्थिक क्रिया होता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए मैं इनका जो लाइन है वो लाइन में लिख देता हूँ, और इस लाइन को अपने कॉपी में भी लिखिए ताकि नोट्स बनाने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो लिखिएगा, आर्थिक प्रणाली ऐसी संस्थाओं का ढांचा है, आर्थिक प्रणाली ऐसी संस्थाओं का ढांचा है जिसके द्वारा समस्त आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद प्रत्येक अर्थव्यवस्था किसी न किसी आर्थिक प्रणाली पर आधारित होती है, ये भी लिख दीजिए। प्रत्येक अर्थव्यवस्था, या फिर ये नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए आर्थिक प्रणाली क्या है। आर्थिक प्रणाली ऐसी संस्थाओं का ढांचा है, मैंने अभी भी बताया, आर्थिक प्रणाली ऐसी संस्थाओं का ढांचा है जिसके द्वारा समस्त आर्थिक क्रियाओं, ये मेन पॉइंट है, समस्त, ठीक है, आर्थिक क्रियाओं, ठीक है, समस्त आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। यानी समाज में जो भी आर्थिक क्रिया, जैसे व्यापार हो गया, उत्पादन हो गया, विनिमय हो गया, वितरण हो गया, यानी जितना भी आर्थिक क्रिया है जिसमें मुद्रा का लेन देन आपको होता है, वैसी क्रिया जो है आर्थिक प्रणाली जैसी संस्थाओं पर ही आपको खड़ी होती है, ठीक है। हर देश क्या करती है, आर्थिक प्रणाली को अपनाती है और आर्थिक प्रणाली को अपना करके अपने देश को विकास करती है, ठीक है। ऐसे में जब हमारा प्यारा देश भारत जब आज़ाद हुआ था, यानी अंग्रेज़ों के चुंगल से आपको बाहर निकला था। कब निकला था प्यारे बच्चों, कमेंट करके बताइएगा। 1947 में, ठीक है। 1947 में हमारा जो प्यारा देश भारत है वो आपको आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद हमारा प्यारा देश भारत भी चाहता था कि मैं क्या करूं, मैं विकास के पथ पे दौड़ जाऊं, मेरी जनता
गरीबी से, भूखमरी से नहीं तड़पे। इसके लिए भारत सरकार भी चाहा कि मैं एक अर्थव्यवस्था को अपनाऊं। मैं किसे अपनाऊं? तो अर्थव्यवस्था को अपनाऊं। ठीक है, क्योंकि ये जो आर्थिक प्रणाली है तो उस समय आर्थिक प्रणाली दो भागों में आपको बटा हुआ था। ठीक है, दो भागों में बटा हुआ था। ठीक है ना, ये दो भाग है। ये दो भाग कौन सा है? एक तो हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, एक मेरा कौन सा हो गया? पूंजीवादी ठीक है, और दूसरा हो गया समाजवादी। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था या कहिए साम्यवादी, बात बराबर है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था, मात्र दो अर्थव्यवस्था उस समय में था। जब हमारा प्यारा देश भारत आज़ाद हुआ तो दो अर्थव्यवस्था था, एक था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और दूसरा क्या था? समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसे मैंने पॉलिटिकल साइंस में भी आपको बताया था, इन दोनों चीज़ को। यदि आप पॉलिटिकल के छात्र होंगे तो काफ़ी अच्छे से आपको पता होगा। ठीक है, साम्यवादी जो आपका विकास मॉडल था, ये आपका हो गया विकास मॉडल, यानी किसी ये देश का विकास मॉडल है, इसे अपना करके देश विकास करता है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये अपना रखा था यूएसए, यानी आम भाषा में अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका जो देश है वह आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना रखा था, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपना रखा था यूएसएसआर, उस समय का सोवियत संघ, जिसे आज हम रूस के नाम से जानते हैं। किस नाम से? रूस के नाम से आज हम जानते हैं, क्योंकि सोवियत संघ बेचारा तो 1991 में 15 भागों में टूट गया था, तो उन्हीं में से, इन 15 भागों में से एक बना था, आपको रूस बना था। ठीक है, तो रूस में आज भी देखिएगा जो आपका अर्थव्यवस्था मिलेगा वह समाजवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगा रूस में। अमेरिका में कौन सा अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगा? तो प्यारे बच्चों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिलेगा। आप कहिएगा कि सर आपने तो बता दिया, एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। आखिर ये होता क्या है? आप तो मुझे ये बताइए। तो देखिए क्या होता है, दोनों में फर्क देखिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि निजी व्यक्ति को स्वायत्त प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? स्वायत्त। आम भाषा में कहिए तो फ्री होता है। निजी व्यक्ति फ्री होता है। ठीक है, निजी व्यक्ति के पास अधिकार होता है और वो उत्पादन जो है वह करता है। वो क्या करता है? वो उत्पादन को कर सकता है और जनता में क्या कर सकता है? तो जनता में उसे यानी जनता को वो सेवा आपको दे सकता है। ठीक है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि साम्यवादी को कंट्रोल करता है समाज, जबकि पूंजीवादी को कंट्रोल करता है निजी व्यक्ति। ठीक है, आम भाषा में आप है ना कहिए। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट करके मैं आपको बता देता हूं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है ना, सबसे पहला आता है निजी संपत्ति। ठीक है, निजी, या ऐसे नहीं समझिएगा, बुकिश लैंग्वेज आप लोग नहीं समझिएगा। ठीक है, किताबी नॉलेज आप लोग नहीं समझिएगा। आप इस प्रकार से पहले आप लोग समझिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अमेरिका ने अपनाया था। उसमें क्या किया था कि जो निजी व्यक्ति जो होता है, निजी व्यक्ति में वो हस्तक्षेप आपको नहीं करता था। निजी व्यक्ति को स्वतंत्र कर दिया और उन्हें कहा, क्या कहा कि आपको जो चीज़ का उत्पादन करना है आप उस चीज़ का उत्पादन कर सकते हैं और जनता में उसका वितरण आप कर सकते हैं, यानी कि बेच आप सकते हैं। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति जो होता है पूरा फ्री होता है, सरकार व्यक्ति पर हस्तक्षेप आपको नहीं करता। समझ गए? ठीक है, यही कारण है कि आज अमेरिका काफ़ी ज़्यादा
क्या हो गया, तो विकसित हो गया इन्हीं कारणों से, क्योंकि वहाँ के व्यक्ति में सरकार कभी हस्तक्षेप आपको नहीं करता है। जबकि साम्यवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि सारा जो संपत्ति जो होता है, जो उत्पादन होता है वो आपको सरकार ही करता है। ठीक है, यानी जितना भी उत्पादन है वह आपको सरकार ही करता है, और सरकार वह क्या करता है, तो जनता में उसका वितरण आपको करता है। दोनों अंतर आप समझ गए। ठीक है, और अच्छे से यदि आप समझना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप समझिए। यदि निजी व्यक्ति फ्री है, ठीक है, निजी व्यक्ति क्या है, फ्री है, उनको लगता है कि यदि हम टेलीकॉम सेक्टर में यदि मैं कोई कंपनी को खड़ा कर दूं तो वो काफ़ी अच्छा मुनाफा आपको कमाएगा। इस प्रकार से क्या हुआ कि आपको जैसे आ गया वोडाफोन, आ गया वोडा आ गया। ठीक है, अब इस वोडा कंपनी का काफ़ी अच्छे तरीके से आपको चलने लगा, तो इनको देख करके एक और प्राइवेट कंपनी आ गया, उसका नाम एयरटेल हो गया, एयरटेल। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, तो उत्पादन आपको कर सकता है। जबकि साम्यवादी अर्थव्यवस्था में आपको क्या होता है कि जो भी उत्पादन आपको किया जाता है उस पर सरकार का पूरा नियंत्रण होता है। जैसे कि देखिएगा, ठीक है, कि उनका खुद का निजी कंपनी होगा, जिसको यदि कंपनी भी होगा तो वह गवर्नमेंट कंपनी होगा। जैसे आज का देखिए बीएसएनएल क्या निजी व्यक्ति का है? बीएसएनएल निजी व्यक्ति का नहीं है, वह आपको सरकारी है। ठीक है, उसी प्रकार साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या करता है, जो भी चीज़ का उत्पादन करता है उसके लिए सरकारी जो कंपनी होता है वह उस वस्तु का उत्पादन करके जनता में आपको वितरण आपको करता है। ठीक है, जिस कारण आपको क्या होता है, तो जिस कारण, ठीक है, अब ये तो प्राइवेट है, प्राइवेट होने के कारण ऑटोमेटिक है कि इसमें क्या होगा, इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा आपको दिखाई पड़ता है। इस निजी प्राइवेट के कारण, प्राइवेटाइजेशन के कारण जो है काफ़ी ज़्यादा कंपनी आते हैं, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है, तो जिसके कारण जो वस्तु का जो कीमत है काफ़ी अच्छी कीमत पे घट करके आपको चले आता है। जबकि साम्यवादी अर्थव्यवस्था में प्यारे बच्चों आपको क्या होता है कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था में चूंकि सरकारी कंपनी होने के ही कारण, अब सरकारी कंपनी यदि मान के चलिए कि टेलीकॉम सेक्टर का खोल दिया, जैसे एक बीएसएनएल हम लोग खोल दिए, बीएसएनएल के अलावा कोई दूसरा कंपनी आप सुने हैं? एक एमटीएनएल सुने होंगे, तो एमटीएनएल महानगर में होता है, उनको छोड़ करके, एमटीएनएल छोड़ करके बीएसएनएल के अलावा कोई भी, ठीक है, कोई भी आप सरकारी सिम का नाम सुने हैं? नहीं आप सुने हैं। तो इस कारण क्या होता है कि इसमें कोई कंपटीशन आपको होता ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो आपका अर्थव्यवस्था था, यानी इस प्रकार से वस्तु का उत्पादन करना, तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था में क्या करता है कि सरकार अपना निजी कंपनी के द्वारा वस्तु का उत्पादन करके, यानी खुद ही उत्पादन करता है और जनता में वितरण करता है। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार क्या करती है, तो व्यक्ति को स्वतंत्र कर देती है, व्यक्ति अपना कंपनी खोलता है। जैसे देखिए, कोई वोडा का खोल लिया, कोई एयरटेल का खोल लिया, कोई माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इस प्रकार से आपका है ना हो गया, वह उत्पादन करता है और जनता में आपको उसका वितरण आपको करता है। इस प्रकार से आपको हो गया। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल से हम आपको बाद में जाएंगे। अब भारत के पास यह समस्या था कि भारत ने तो मान के चलिए आपको आज़ाद है ना हो गया, अब आज़ादी के बाद भारत कौन सा अर्थव्यवस्था आपको अपनाए, क्योंकि विकास करने के लिए अर्थव्यवस्था को अपनाना अत्यधिक आपको जरूरी था। तो भारत में एक यह दिक्कत था कि भारत के लोगों में आपको आंदोलन आपको चल रहा था। एक थे दक्षिणपंथी विचारधारा के और दूसरे कौन थे, तो वामपंथी विचारधारा के। वामपंथी के लोग बोलते थे कि आप समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाइए, जबकि दक्षिणपंथी के लोगों का कहना था कि आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को आप अपनाइए। मैंने पॉलिटिकल में बता दिया है कि दक्षिणपंथी क्या होता है और वामपंथी विचारधारा क्या होता है। आप पॉलिटिकल का वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सरकार के पास यह समस्या हो गई कि आखिर हम दोनों में से किसको अपनाएं। यदि हम समाजवादी को अपनाते हैं तो दक्षिणपंथी के लोग नाराज हो जाएंगे। जो देश में जो दक्षिणपंथी के विचारधारा के लोग थे, आम भाषा में कहिए तो दक्षिणपंथी वैसे लोग आते थे जो काफ़ी अमीर थे। ठीक है, अमीर लोग थे जो कि पूंजीवादी को बढ़ावा देते थे। और वामपंथी के लोग जो है गरीबों के लिए, ठीक है, दलितों के लिए, दुर्लभ लोगों के लिए
उनका कहना था कि सरकार को चाहिए अपने तहत सब कुछ रखते हुए देश का विकास करे, इसलिए सरकार के पास यह समस्या था कि दोनों में से चयन करे तो करे किसका। तो सरकार ने एक बीच का रास्ता अपनाते हुए उन्होंने क्या किया कि दोनों जो अर्थव्यवस्था है, दोनों अर्थव्यवस्था को मिला दिया। ठीक है, दोनों अर्थव्यवस्था का जो अच्छी अच्छी पॉइंट है, अच्छे अच्छे पॉइंट लेकर के मिला करके यह एक नया अर्थव्यवस्था बनाया जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। कौन सा अर्थव्यवस्था? तो प्यारे बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो यहां से आर्थिक प्रणाली का आपको तीसरा वर्ग देखने को मिलेगा। तीसरा वर्ग देखने को मिला, कौन सा मिला? तो प्यारे बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था एक प्रकार का क्या है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिला हुआ पार्ट है। ठीक है, यानी कुछ पूंजीवादी का है तो कुछ आपको भाग आपको समाजवादी का है। इस प्रकार से भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाते हुए यह तय किया कि मैं जो देश को जो विकास के पथ पर लेकर के जाऊंगा वह मिश्रित अर्थव्यवस्था के पथ के अनुसार मैं विकास करूंगा। इसलिए हमें मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में जानना अति आवश्यक आपको हो जाता है। ठीक है, तो इस अध्याय में हम लोग खास करके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। हम तीनों का जो विशेषता है, तीनों का विशेषता बारीकी से देखेंगे। पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विशेषता देखेंगे, फिर समाजवादी का, फिर हम मिश्रित अर्थव्यवस्था का विशेषता को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो प्यारे बच्चों किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। पहला आपको चले आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम लोग बाजार अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो बाजार अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो पूंजी अर्थव्यवस्था कहिए या बाजार अर्थव्यवस्था कहिए, बात आपको बराबर है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो पहला जो विशेषता आपको चले आता है वो विशेषता है निजी संपत्ति। ठीक है, निजी संपत्ति। इस निजी संपत्ति के तहत अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, वह निजी संपत्ति रख सकते हैं। यानी जो ज़मीन है, ज़मीन भी अपने नाम पर आपको रख सकते हैं। जैसे ज़मीन क्या हो गया? ज़मीन यदि मान के चलिए, ज़मीन यदि है, यदि हम चीन की बात करें तो चीन में देखिएगा आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पूरे चीन में जितना भी लोग हैं, किसी लोग का निजी ज़मीन नहीं है, यानी उसके नाम से ज़मीन आपको नहीं है। जबकि भारत में हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे मेरी नाम से ज़मीन है, आपके पिताजी के नाम से ज़मीन होगा, तो ज़मीन क्या आपका निजी संपत्ति है कि नहीं है? बिल्कुल आपका है। ठीक है, तो निजी संपत्ति, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? तो लोगों के पास आपको निजी संपत्ति आपको होता है। ठीक है, तो पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में उत्तराधिकारी के नियम एवं निजी संपत्ति को एक संस्था के रूप में वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। व्यक्ति अपनी संपत्ति का जिस रूप में चाहे जब चाहे प्रयोग कर सकता है। यह संस्था संपत्ति के मालिक की मृत्यु के पश्चात उसकी मृत्यु को उत्तराधिकारी देने का कानूनी अधिकार प्रदान करती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है निजी संपत्ति में आप अपना निजी संपत्ति को रख सकते हैं। जैसे मेरे पास ज़मीन है, यह मेरा निजी संपत्ति है भारत में। ठीक है, यदि मेरे मृत्यु के पश्चात मेरा मन है कि हमें अपना ज़मीन को अपने पुत्र को दे दे या किसी और को दे दे, ये भी आपका पॉसिबल है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति को आप रख सकते हैं। या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या है? तो प्यारे बच्चों आपका विशेषता है। ठीक है, दूसरा आपका है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता।
ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपको आर्थिक स्वतंत्रता आपको है ना दी जाती है। ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था व्यक्ति को कार्य करने की स्वतंत्रता, चयन करने की स्वतंत्रता, उपभोग करने की स्वतंत्रता, बचत करने की स्वतंत्रता आपको क्या करती है, तो प्यारे बच्चों प्रदान करती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा प्रतियोगिता। ठीक है, प्रतियोगिता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपको प्रतियोगिता देखने को मिलता है, क्योंकि एक ही वस्तु के कई कंपनी आपको देखने को मिलेगा, तो जिस कारण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन आपको हो जाता है। ठीक है। अब जैसे कि मान के चलिए कोई कार का कंपनी है, कार का कंपनी कौन सा हो गया, जैसे मान के चलो BMW हो गया, तो उसके देखो उसमें और भी कंपनी आ जाएगा, ऑडी आ जाएगा, लैम्बोर्गिनी आ जाएगा, तो इस प्रकार से कंपटीशन हो जाता है। जैसे मान के चलिए मोबाइल है, मोबाइल में क्या है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के ही कारण जो है लोग क्या करते हैं कि एक ही वस्तु के कई लोग बेचते हैं, कोई और उनका अलग अलग कंपनी होता है, जैसे ओप्पो हो गया, ठीक है, सैमसंग हो गया, एक प्रकार से। ठीक है। तो इस कारण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता देखने को आपको मिलती है। ठीक है। तो पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में प्रतियोगिता की उपस्थिति अनिवार्य है, बाजार की शक्तियों, मांग एवं पूर्ति मध्य समन्वय। ठीक है। तो इस प्रकार से, और चौथा हो जाएगा, चौथा पॉइंट है राज्य का अहस्तक्षेप, यानी राज्य का यानी देश का हस्तक्षेप आपको नहीं होता है, राज्य का हस्तक्षेप। ठीक है। राज्य का हस्तक्षेप एवं मुक्त व्यापार, मुक्त व्यापार मतलब कि सबके लिए व्यापार। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें राज्य का यानी देश का, सरकार का आपको हस्तक्षेप आपको नहीं आपको होता है, और व्यापार जो होता है वह आपको मुक्त आपको होता है। ठीक है। तो निर्बंध पूंजीवादी में सरकारी हस्तक्षेप पर इस प्रकार से आपको हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है। तो जितना आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता देख रहे हैं, उतना स्वतंत्रता आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलेगा ही नहीं मिलेगा। ठीक है। इसलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था में इसलिए कभी भी प्रतियोगिता होता ही नहीं है, जो भी है सरकारी कंपनी का ही है, जो वो रेट रख देगा उसी रेट पर आपको खरीदना पड़ जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे मान के चलिए आपका भारत की यदि हम बात करें, जैसे रसोई गैस है, पूरा सिर्फ आपका मान के चलिए भारत, इसमें सरकार का ही नियंत्रण है। ठीक है। तो जो गैस का रेट फिक्स कर दिया वही रेट होगा, घटेगा कभी नहीं घटेगा, उस पर सरकार चाहेगी तभी घटेगा। पेट्रोल में सरकार चाहेगी तभी रेट घटेगा, ऐसे वो घट ही नहीं सकता है, क्योंकि जो भी भारत में देखा गया है कि जो भी खनिज संपदा जो क्षेत्र है वो सरकार के पूरा कंट्रोल में आपको रहता है। ठीक है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है। इसे नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, नियंत्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। इसे हम नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसे नियंत्रण किया जाता है। किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है, तो सरकार के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। किसको, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था को। ठीक है। प्रतियोगिता की अनुपस्थिति। अब जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था में कभी प्रतियोगिता होता ही नहीं है। अब मान के चलिए भारत सरकार तो मान के चलिए कि आपका मिक्स है, पूंजीवादी भी है, ये समाजवादी भी है। तो समाजवादी यदि एक पार्ट उसका लेकर के बोलते हैं जो भारत सरकार आपको अपना रखा है, जैसे टेलीकॉम सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर में पहले भारत सरकार ने समाजवादी मॉडल को आपको लिया था,
जिसके अंतर्गत कोई भी टेलीकॉम सेक्टर में आपको वह कंपनी खोल नहीं सकता है। जो भी खोलेगा भारत सरकार ही खोलेगा, इसलिए भारत सरकार पहले BSNL आपको कंपनी लाया था। तो देखिएगा BSNL तो सरकारी था, इसके अलावा मान के चले कोई भी प्राइवेट कंपनी था नहीं था। तो इसका सर्विस कैसा था, काफ़ी खराब, ऊपर से महंगा खूब था। तब जब से इसमें भारत सरकार इसको फ्री कर दिया, तब जाकर के तुरंत आ गया एयरटेल, आ गया वोडा, आपको आ गया कम कीमत पे, आया कि नहीं आया, यानी कंपटीशन। इसको देख करके जियो को लगा ये तो लूट रहा है, वो सीधे चलाया जियो सिम, तो और भी सस्ता आना हो गया। ठीक है, तो इसमें देखिए कंपटीशन है कि नहीं। आज भी देखिए जियो और एयरटेल में कंपटीशन है कि नहीं, कंपटीशन है। क्यों कंपटीशन है, क्योंकि यह आपको मुक्त व्यापार है कि नहीं। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुक्त व्यापार होता ही नहीं है, होता है आपको नहीं होता है। ठीक है, इसलिए यहां प्रतियोगिता अनुपस्थित आपको होता है। ठीक है, दूसरा सामाजिक स्वामित्व। सामाजिक स्वामित्व, अब जो कंपनी होता है उसका स्वामित्व यानी अधिकार जो सारा का सारा वो समाज के अधीन होता है। तो समाज के अधीन यानी जो केंद्र जो होता है उसका आपको होता है। ठीक है, यानी सरकारी एक तरह से समझिए तो। ठीक है, उसके बाद आर्थिक स्वतंत्रता की अनुपस्थिति, और इसमें आर्थिक स्वतंत्रता की भी अनुपस्थिति होता है। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होती है पूंजीवादी की तरह, इस समाजवादी में नहीं होती, इसलिए आपका हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता की अनुपस्थिति। ठीक है, तो इस प्रकार से समाजवादी अर्थव्यवस्था प्यारे बच्चों आपको होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस मिश्रित अर्थव्यवस्था को हमारा प्यारा देश भारत ने अपना रखा है। मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें निजी और सार्वजनिक संपत्ति का स्व अस्तित्व होता है, यानी किसी क्षेत्र में निजी होता है, किसी क्षेत्र में आपको जो है सरकारी, दोनों। ठीक है, निजी एवं सार्वजनिक संपत्ति का सह अस्तित्व, ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता, मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता आपको दिया जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता दिया जाता है, रहता है। ठीक है, सीमित प्रतियोगिता, इसमें प्रतियोगिता होता है लेकिन सीमित होता है, यानी किसी क्षेत्र में प्रतियोगिता रहेगा, किसी क्षेत्र में प्रतियोगिता नहीं रहेगा। सीमित प्रतियोगिता। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब सीमित प्रतियोगिता किस में, जिसको मुक्त व्यापार कर दिया गया। जैसे पहले आपको टेलीकॉम सेक्टर को मुक्त नहीं किया गया था, लेकिन बाद में मुक्त कर दिया गया। जब मुक्त कर दिया गया तो प्रतियोगिता हो गया, अतः भारत में किसी में सीमित, इसलिए भारत में जो आपका प्रतियोगिता है वो आपको सीमित है, किसी में है किसी में आपको नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आज मैंने आप सभी को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था को काफ़ी अच्छे तरीके से बता दिया। नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में मैं आप सभी को, ठीक है, मैं क्या बताऊंगा, मैं आपको आर्थिक समस्या बताऊंगा। आर्थिक समस्या और आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, इन्हें मैं काफ़ी अच्छे तरीके से समझाऊंगा। कल हालांकि रविवार है, मैं रविवार को भी इकोनॉमिक्स का क्लास में आपको लूँगा। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, जय हिंद।